स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 8 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं और 9 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में 9 जनवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, एक 1.5 kg के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटा गया है। प्रत्येक लड़के को कितना केक मिलेगा। ठीक है, देखिए केक का टोटल वजन कितना है, 1.5 kg। 1.5 kg में कितना ग्राम हो जाएगा, 1500 ग्राम। ठीक है, हम लोग को ग्राम में निकालना है क्योंकि आंसर ग्राम में दिया हुआ है। तो 1500 ग्राम हुआ। टोटल 10 लड़के हैं तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कटाने के बाद कितना आ गया, 150 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है और यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। यदि सीढ़ी के निचले सिरे को 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाता है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जितना सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी सिरा दीवार पर ऊपर की ओर खिसकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो है दीवार है और यहाँ से एक सीढ़ी लगी हुई है ऐसे। ठीक है, और सीढ़ी का जो लंबाई है कितना है, 5 मीटर है और ये जमीन हो गया। और आगे क्या कह रहा है कि 3 मीटर ऊंचाई पर यह सीढ़ी दीवार से टिकी हुई है, यानी इस बिंदु से नीचे तक का दूरी कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बना देते हैं। अब देखिए ये जो त्रिभुज बना है ये क्या है, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो चाहिए, ट्रिपलेट से ये 4 हो जाएगा। तो पूरा डिस्टेंस नीचे वाला 4 मीटर। अब आगे देखिए कह रहा है कि सीढ़ी को निचले सिरे को 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया गया। पहले सीढ़ी का जो बेस है यहाँ था, अब इसको इस तरफ खिसकाया गया है। तो यहाँ जब खिसकाएंगे तो पूरा 4 है, 2.6 खिसकाना, तो लगभग यहाँ पर आ जाएगा सीढ़ी का बेस। जब यहाँ पर आएगा तो सीढ़ी ऊपर की ओर खिसक जाएगा। तो कितना खिसकेगा यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए सीढ़ी लग गया। तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर 3 है, 5 है, ये 4 है और ये 2.6 मीटर खिसकाया गया है। तो ये जो दूरी बचा सीढ़ी और ये दीवार के बीच कितना बचा, 4 में 2.6 माइनस करेंगे तो 1.4 बचेगा। ठीक है, मीटर में। अब यहाँ पर जो सीढ़ी का लंबाई पहले 5 था, अभी भी तो 5 ही रहेगा क्योंकि सीढ़ी तो वही है। ठीक है, तो ये सीढ़ी का लंबाई भी 5 ही है। अब यहाँ पर फिर से ट्रिपलेट से हम लोग इसका पूरा दूरी निकालेंगे। सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा यहाँ से और नीचे तक का दूरी। तो यहाँ 5 है, 14 है, तो कौन सा ट्रिपलेट इसमें लगाया गया है, 5 है, 1.4 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए हम लोग यहाँ पॉइंट है, इसको 5 से जब गुना करेंगे तो पॉइंट समाप्त हो जाएगा। तो 5 से हम लोग इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो पूरा में 5 से गुना कर रहे हैं, 5 गुना 5 25, 14 पंजे 70, यानी कि ये 7 आ जाएगा। देखिए 25 से 7 है तो ये कौन सा होता है, 24 होगा। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। तो ये जो 24 आया है, ये 24 आंसर नहीं हुआ क्योंकि हम लोग डेटा में यहाँ पर 5 से गुना किए थे। तो फिर से इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तब जाके ओरिजिनल डेटा प्राप्त होगा। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 मीटर। यानी यहाँ से लेके पूरा डिस्टेंस कितना आ गया है, 4.8 मीटर। और ये है 3 नीचे वाला, तो ऊपर वाला हिस्सा कितना बचाइए, इसमें माइनस करेंगे, यानी 4.8 में 3 माइनस करेंगे तो 1.8 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 रुपया हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा है, 5% की दर से 2 वर्ष में 10% ब्याज मिलेगा तो धनराशि कितना बनेगा, 110%। ठीक है, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 26,400। तो धनराशि पूछ रहा है तो 100% का निकालना होगा। ये कितना हो जाएगा, 264 पर 2 जीरो है, इसको 110 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे तो जीरो जीरो काट देते हैं। 11 से इसको कटाएंगे, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 2 जीरो। ठीक है, 2400, एक जीरो यहाँ पर भी है तो 24,000 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतरे और 20 नए यात्री चढ़े। दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूद यात्रियों का 1/6 यात्री नीचे उतरे और 19 यात्री चढ़े। तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ पहुंची। ठीक है, देखिए पहले स्टार्टिंग में ये 450 यात्री था इसके पास, उसमें से जो अगले स्टॉप पर क्या हुआ है, 1/9 यात्री उतर गया। तो 1/9 उतरा तो बचा कितना, 8/9 यात्री रेलगाड़ी में बचा हुआ है। ठीक है, एक में जब 1/9 माइनस करेंगे तो 8/9 आएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो 8/9 इसमें बचा है तो कितना बचा है, 9 से कटाएंगे 50 बार में, 5 गुना 8 यानी कि 400 इसका आया है पहले स्टॉपेज तक।
यहाँ पर क्या हुआ, फिर उतरने के बाद 20 नए यात्री चढ़ भी गए, तो 20 इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो अब जो यात्री होगा उसमें कितना होगा, 420। ठीक है। अब दूसरे स्टॉप पर क्या हुआ कि उसमें मौजूद यात्रियों का 1/6 उतर गया है। 1/6 उतरा है तो बचा कितना इसमें है, 5/6। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर 8/9 किया है, तो 5/6 से इसमें गुना करेंगे तो निकल जाएगा कि कितना बचा हुआ है। तो ये 7×5 = 35, यानी कि 350 यात्री अब इसमें बचे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा स्टॉपेज पर ही 19 यात्री और चढ़ गया, तो 19 इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 350 + 19, 369। ठीक है, तो 369 फाइनली निकला है, तो यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूरक जानते ही हैं कि जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा पूरक है तो दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और संपूरक में ये कितना हो जाता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए ये मीनार है और बिंदु है एक ये और एक ये, इसको मिला दीजिए इस तरह से। ठीक है, और क्या कह रहा है कि बिंदु से 18 मीटर दूर है, यानी कि पहला बिंदु जो है बेस बिंदु से 18 मीटर दूर है, और दूसरा बिंदु जो है बेस बिंदु से कितना दूर है, 32 मीटर। और आगे कह रहा है कि इनके उन्नयन कोण पूरक हैं, तो मान लीजिए एक कोण थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एच। तो इसमें 10 का लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल का वर्गमूल जो होगा वही आंसर होगा। तो हम एक बार निकाल के यहाँ पर दिखा देते हैं। 10 थीटा लगाएंगे, यहाँ पर 10 थीटा लिखे हैं तो इसका मतलब इस एंगल पे लगा रहे हैं, तो क्या होता है P/B। P है इसका H और B है कितना, 18। ठीक है, अब इस एंगल पे लगाएंगे 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा बराबर, इसके लिए भी P यही है H, और इसके लिए B कौन सा है, 32, तो 32 नीचे आएगा। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर H/32। ठीक है, अब ये जो आया था पहला और दूसरा, दोनों को गुना कर दीजिए। जब दोनों को गुना करेंगे तो 10 कॉट कट के 1 हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा इस तरफ वाला गुणनफल, यानी H/18 गुना H/32। तो 18 गुना 32 इस तरफ आएगा और H² उधर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है इसका जो बनेगा H² बराबर 18 गुना 32। 18 गुना 32, तो H का स्क्वायर जब हटाएंगे तो H बराबर कितना होगा, 18/32 का वर्गमूल। तो इस तरह से लिख देते हैं, 18 गुना 32 का वर्गमूल कितना आएगा, देखिए 18 का 9 गुना 2 तोड़िए, तो 9 का तो 1 3 बाहर आएगा। ठीक है, और ये 2 32 में गुना करिए, 64 होगा, 64 का 8 बाहर आएगा, यानी कि कुल मिला के 3 गुना 8 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 24। आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन तीनों को विभाजित करने पर क्रमशः 3 7 6 शेषफल प्राप्त होता है। तो वो जो संख्या होगा इन तीनों का एचसीएफ नहीं होगा, पहले हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो संख्या बचेगा वही तीनों का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो 55 में 3 माइनस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 52। 72 में 7 माइनस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 65। और 123 में 6 माइनस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 117। अब इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखिए 13 का मल्टीपल है सब, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 नंबर 117, तो इसका एचसीएफ आएगा कितना, 13। तो वही ये नंबर है जो इन तीनों को काट देगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक पुल में 3 नल है, पुल को भरने में पहले नल को 4 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को 12 घंटे लगते हैं। तीनों नलों का उपयोग करके पुल को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए तीसरा नल का समय है घंटा में, और आंसर भी कितना है, आंसर तो घंटा में भी है और दिन में भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिन को घंटा में बदल लेते हैं, बाद में आंसर मिला लेंगे। तो पहला नल जो होगा, मान लेते हैं पहला नल ए है जो 4 दिन में करता है, तो 4 दिन बराबर कितना घंटा होगा, एक दिन 24 घंटा का होता है। ठीक है, 12 घंटा नहीं, तो 24 गुना 4 करेंगे तो 96 घंटा हो जाएगा इसका। दूसरा नल बी है, मान लेते हैं 2 दिन में कर रहा है, तो 24 दूना 48 घंटा इसका हो जाएगा। और तीसरा नल सी का 12 घंटा दिया हुआ है। तो इन तीनों का एलसीएम होगा जो पूल का कैपेसिटी, तो 96 आ जाएगा एलसीएम। 96 से एक बार में, 2 बार में ये 48 से जाएगा, और 12 से 8 बार में जाएगा। ठीक है, अब सभी को एक साथ खोलने पर कितना समय लगेगा यही पूछ रहा है। तो 96 टोटल वर्क है, इसको टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करिए, 8 2 10 1 11, तो 96/11 हो रहा है। देखिए यहाँ 11 8 88 8 96, ये इसका घंटा में आंसर दिया हुआ है, यही निकल के आया है, तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निश्चित राशि 1.5 वर्ष के लिए उधार दी। उसने वही राशि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दी। इस प्रकार उसने 305 रुपये कमाए। धनराशि ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए इसको सक्सेसिव परसेंटेज से भी बना सकते हैं और रेशियो से भी। तो हम लोग सक्सेसिव से बनाते हैं। देखिए 10% का रेट है तो 1.5 वर्ष में कितना बनेगा? 15%। ठीक है, और जब चक्रवृद्धि कैलकुलेट होगा तो यहाँ छमाही कैलकुलेट करना है, तो 5-5% का 3 बार कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि 1.5 वर्ष में 3 छमाही अवधि होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको याद भी होना चाहिए। ये 5-5% का 3 साल के लिए सक्सेसिव इफेक्टिव परसेंटेज कितना होता है? 15.7625। ठीक है, इतना परसेंट होता है। ऐसे निकालते हैं इसको, तीनों को गुना करिए। तीनों को पहले जोड़ना है, तो 5-5-5 15 हो जाएगा। प्लस करना है, दो दो का पेयर बना के जोड़ गुना करिए। दो जैसे 5 × 5 25 हुआ, फिर से यहाँ 25 हुआ। अब लास्ट वाला और फर्स्ट वाला करिए, इधर भी 25 हो रहा है। तो 3 बार 25 आया, तीनों को जोड़िए, 25 या 75 हो जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, प्लस अब लास्ट में क्या करना है? तीनों को गुना करना है। 5 × 5 25, 25×5 125। 125 को 10,000 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आएगा 15 प्लस 0.75 प्लस 0.0125। ये जोड़ने के बाद कितना आएगा? 15.7625%। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि में ये आ गया और साधारण में ये आया, तो कितना का डिफरेंस आया है? 0.7625% का। इसी का वैल्यू ये रुपया में दिया हुआ कितना? 305। तो मूलधन निकालना तो 100% का, 100% का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 305/0.7625 गुना 100। अब यहाँ से दशमलव हटा के यहाँ पर 1 पर 4 जीरो लगा दीजिए। अब इसको कटाइए, 3 से कटाएंगे 2 बार में। ठीक है, 610 हुआ। इधर आ गया कितना, और ये कट जाएगा आपको। 3 दूना 610, बचा कितना? 152। ठीक है, 5 5 1525 आया। 5 बार में लगेगा, 3 × 5 = 15, 5 × 25 25 आ गया। 25 से इसको कटा दीजिए 4 बार में। ठीक है, तो 4 × 10,000 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40,000। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है? ठीक है, 3 संख्या है ए बी सी। तो देखिए ए बी का तुलना सी से किया गया, तो सी को मान लेते हैं 100 है। तो ए कितना होगा? यहाँ कह रहा है ए जो है सी से 15% कम है, तो सी 100 है तो ए कितना होगा? 15% कम, यानी 85। बी कितना होगा? सी से 32% कम है बी, तो ये हो जाएगा 68। ठीक है, अब यहाँ पर बी पूछ रहा है ए से कितने परसेंट कम है, तो बी ए से मतलब है, सी को छोड़ दीजिए। और यहाँ पर देखिए 17 से ये कट रहा है, तो 17 से 5 बार में, 17 से 4 बार में, यानी ए बी का रेशियो क्या आया है? 5:4। तो बी जो है ए से कितने परसेंट कम है? देखिए कितना कम है? 1 यूनिट कम है। तो ए पर पूछ रहा है, तो ए कितना है? 5, तो 1 कम है 5 पर, कितना परसेंट होगा? 20%। 1/5 20% होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 2x-1 इस समीकरण का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको 0 करेंगे, यानी कि 2x-1 बराबर 0 करेंगे, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1/2। x का यही वैल्यू इसमें रखेंगे और k का मान यहाँ से निकालेंगे। तो जब x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना x पर पावर 4 है, तो 1/2 पर पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा? 1/16। उसके बाद माइनस है 7 गुना एक्स क्यूब, यानी 1/2 का क्यूब 1/8 होगा। ठीक है, आगे है प्लस एक्स, तो प्लस एक्स का मान 1/2 है और प्लस के बराबर 0। अब यहाँ से के का मान निकल जाएगा, तो घटाते हैं हम 2 से 8 बार में। ठीक है, अब यहाँ देखिए हर यहाँ पर दोनों में बराबर है 8 8, तो ऊपर डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि 1 - 7 कितना हो जाएगा? माइनस का k/8, और यहाँ है प्लस का 2, ये 1/2। तो ये जो 2 है नीचे, इसको भी 8 बना लीजिए। तो इसको 8 बनाने के लिए ऊपर भी 4 से गुना, नीचे भी 4 से गुना। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा प्लस का 4 बट्टा नीचे हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस के बराबर 0। अब यहाँ पर के बराबर कितना आएगा? देखिए आप इधर भी हर बराबर है, तो ऊपर डिफरेंस लेंगे, यानी कि 4 में जब 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2/8 हो जाएगा। घटाएंगे इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 1/4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसका मान कितना होगा? √36 ये हो जाएगा। 19 से 25 ये रूट के अंदर है, तो 25 का वर्गमूल 5 आएगा, यानी ये रूट का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब
यहाँ देखिए गुना में है, तो 88 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 440, 8 पंजे 40 और 40, 440। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ेंगे 185 प्लस 440 कितना हो जाएगा 4 1 5 625। ये भी रूट के अंदर है तो इसका मान कितना होगा 625 का वर्गमूल 25 बाहर आएगा। अब 56 प्लस 25 करना है, तो 56 25 कितना हो जाएगा 81। तो 81 का वर्गमूल जो होगा वही इसका आंसर होगा, 9 आएगा इसका वर्गमूल। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, इसको सरल करना। ठीक है, सिंपल सा है, आप लोग अपने से बना लीजिए। नहीं तो इसका देखिए लगभग में कितना 44 4 48 4 52 52 और 43, लगभग 95 96 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पर इसके नज़दीक दो ऑप्शन है, बी और डी। अब इकाई अंक देख लेंगे, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है और किसी में नहीं, तो इसका इकाई अंक क्या है 4 है। तो ये आंसर में भी इकाई अंक कितना आना चाहिए 4, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुलक 12 है तो इसका मतलब 12 का बारंबारता अधिक होना चाहिए। तो देखिए 12 कितना बार है, यहाँ पर है 2 बार, और 2 बार कौन सा संख्या है 11 है 2 बार। ठीक है, तो जब के का वैल्यू हम लोग 12 लेंगे तो 12 का बारंबारता सबसे अधिक हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, वरुण है, उसकी बहन को सिस्टर लिखते हैं एस। तो मान लेते हैं सिस्टर की आयु एक्स है, तो वरुण का आयु कितना होगा 3 गुना करा तो ये हो जाएगा 3x। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 है, तो दोनों में 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। अब इन दोनों का जो गुणनफल है, ये दोनों को आप गुना करिए बराबर 231 करिए। या तो इसको सॉल्व करिए, द्विघात समीकरण बनेगा। नहीं तो सबसे बेहतर है कि आप इसको ऑप्शन से करिए। तो वरुण का ही वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन आंसर है, तो 15 वर्ष। तो वरुण का आयु यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, पहले जब x माने थे तो वरुण का आयु 3x हुआ था स्टार्टिंग में। तो ये जो 15 होगा 3x का वैल्यू था। तो 3 से अगर इसको कटाएंगे तो x का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है। यानी x का मान 5 रखने पर क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, ये हम लोग चेक करेंगे। तो 5 रखेंगे यहाँ पर, 5 या 15 6 21 आएगा गुना, और 5 6 11, 21 गुना 11 231 होता है। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर ये नहीं मिलता तो आगे चेक करते हैं हम लोग, और गुना करके आप लोग डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। आगे बढ़ते, 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब वीना 18 मीटर आगे निकल जाती है, और फिर भी उसे 30 सेकंड से हरा देती है। वीना की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए श्रुति का चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, और बाकी दूरी और समय मीटर और सेकंड में है। तो श्रुति का जो चाल है, श्रुति को ऐसे लिखते हैं, इसके चाल को मीटर प्रति सेकंड में हम लोग बदल रहे हैं। इसका चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुना करके हम लोग क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से 9 बार में, तो ये कितना आ गया 10/9 मीटर प्रति सेकंड। अब देखेंगे कि श्रुति को ये टोटल दूरी 200 मीटर का दूरी कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। तो श्रुति का टाइम बराबर हो जाएगा। ठीक है, श्रुति का टाइम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस है 200 मीटर और इसका स्पीड है 10/9। 10 से इसको कटा देंगे 20 बार में, 9 ऊपर जाके गुना होगा, 20 नमा 180 सेकेंड। यानी श्रुति का जो समय है कितना आया है 180 सेकेंड। अब देखिए क्या कर रहा है कि श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब वीना 18 मीटर आगे निकल जाती है। यानी वीना 18 मीटर आगे निकल गई तब जाके श्रुति शुरू की है। इसका मतलब वीना जो है कितना डिस्टेंस कवर की होगी उस अपने समय में, 200 मीटर का टोटल है और 18 मीटर के इसको एज दिया है, तो 18 हम लोग इससे माइनस कर देंगे। यानी ये जो सेंटेंस इसका मतलब हुआ कि श्रुति वीना को 18 मीटर का स्टार्टिंग दे रही है। तो जब माइनस करेंगे तो 182, ठीक है, इतना मीटर इसका डिस्टेंस आएगा जो वीना द्वारा कवर किया गया है। अब देखेंगे कि वीना को टाइम कितना लगा है। देखिए वीना 30 सेकेंड से हार रही है, इससे श्रुति से। श्रुति को लग रहा है 180 सेकंड, 30 सेकंड से ये हार है, इसका मतलब जो है वीना इससे 30 सेकंड ज़्यादा टाइम ले रही है। ठीक है, तो 30 इसमें जोड़ेंगे तो 210 सेकंड, ये किसका टाइम आ गया वीना का। ठीक है, और वीना का दूरी ये आ गया, तो वीना का चाल ही पूछ रहा, तो हम लोग यहाँ पर स्पीड निकाल देते हैं। वीना का कितना हो जाएगा 182/210। ठीक है, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो चाल आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड में, जबकि आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको हम लोग 18/5 से फिर से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको कटा देते हैं। देखिए 0 है, ठीक है, इस 0 को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए। अब कटाते हैं इसको 3 से 6 बार में, 3 से 7 बार में। 7 से कटेंगे 7 दूना 14, 7 6 के 42। अब ये नहीं कटेगा, अब गुना कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा 26 6 के 156 होता है। इसको 50 से डिवाइड करना है।
तो 5 से 156 को डिवाइड करिए और एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 5 या 15 आ जाएगा, से फिर से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको कटा देते हैं। देखिए जीरो है, ठीक है, इस जीरो को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए। अब कटाते हैं इसको 3 से 6 बार में, 3 से 7 बार में। 7 से कटेंगे, 7 दूना 14, 7 6 के 42। अब ये नहीं कटेगा, अब गुना कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 26 छा के 156 होता है। इसको 50 से डिवाइड करना है, तो 5 से 156 को डिवाइड करिए और एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 5 या 15 आ जाएगा। उसके बाद 5 का 5 आएगा और 5 दूना 10। ठीक है, और एक नीचे एक जीरो है तो इसके लिए दशमलव आएगा यहाँ पर, पहले यहाँ आ रहा था अब यहाँ पर आएगा। तो 3.12 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका, किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि एक सोफा सेट 23,400 रुपया में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो कह रहा है यहाँ पर, वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा गया है, यानी ये जो क्रय मूल्य है सीपी, हम लोग सीपी को मान लेते हैं 100 है, तो इसका जो मार्क प्राइस होगा यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 30% अधिक किया है, तो 100 में जब 30% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, अब आगे देखिए, अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया है, तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जब हम लोग बेचते हैं तो वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, यानी विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, जब 130 पर 10% का छूट देंगे, यानी 130 का 13 इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 117। ठीक है, ये तीनों का रेशियो मान सकते हैं। अब आगे देखिए कि यदि सोफा सेट को इतना में बेचा गया, यानी इसका सेलिंग प्राइस 23,400 है, तो ये 117 यूनिट का वैल्यू हुई 23,400 रुपया होगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 200 गुना आएगा। पूछ क्या रहा है, उस पर अर्जित लाभ। देखिए सीपी 100 है और एसपी 117 है, तो कितना का डिफरेंस है यहाँ पर, 100 का सामान 117 में बिका तो 17 यूनिट प्रॉफिट हुआ है, जबकि 1 यूनिट का वैल्यू 200 है, तो 200 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 दूना 34 डबल जीरो, यानी 3,400 रुपया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या से ये 3 गुना के बराबर हो जाती संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन से इसको सबसे बेस्ट है सॉल्व करने के लिए, तो मान लेते हैं कि ये 54 आंसर है इसका। ठीक है, इसके अंक को पलट, यानी कि 4 को आगे 5 को पीछे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। अब यहाँ क्या करेंगे, नई संख्या में 9 जोड़ना है, तो इसमें जब हम लोग 9 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 54 बनेगा। जब जोड़ते हैं तो क्या होता है कि नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर है, तो जब हम लोग जोड़े हैं तो 54 आया। क्या ये प्रारंभिक संख्या 54 जो था ऑप्शन में, इसका 3 गुना है, ये नहीं है, था ठीक, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग आंसर एक बार देख लेते हैं चेक करके, 27 है, इसको पलटा के लिखेंगे तो ये 72 हो जाएगा। इसमें 9 जोड़ेंगे, ठीक है, सवाल के अनुसार, तो ये 81 बन जाएगा। क्या ये 81 27 का 3 टाइम्स है कि नहीं है, 27 या 81 होता है, ये है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इस तरह से ऑप्शन चेक करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते, एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ दोनों का त्रिज्या दिया है 5 और 10, इसको कटाइए और रेशियो लीजिए, कितना आएगा, 5 का 5, 5 दूना 10, यानी इसका जो रेडियस का रेशियो आया कितना है, 1:2। तो इसका जो एरिया का रेशियो होगा इसके स्क्वायर में होगा, हम पहले भी बता चुके हैं, तो ये कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1:4 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और आयतन का जब पूछता तो क्या करते हैं हम लोग, इसका क्यूब करते, यानी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। आगे बढ़ते, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता तो अनुपात 5:4 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए पहले का जो अनुपात है कितना है, 3:2 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, और लास्ट का अनुपात क्या है, 5:4 है। और ये 5:4 क्यों आया है, क्योंकि पहली संख्या में 8 घटाए हैं और दूसरी संख्या में 6 घटाए हैं। इस तरह से हम लोग पहली संख्या के रेशियो के सामने लिख देंगे जो चेंज किए हैं, और दूसरा में दूसरा का। अब यहाँ पर गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना आएगा, 4 तिया 12, 5 दूना 10, 10 और 12 का अंतर कितना आ रहा है, 2 यूनिट। और इसी तरह से नीचे भी करेंगे, 6 पंजा 30, 8 चौके 32, इधर अंतर कितना आ रहा है, 2 यूनिट, इधर भी 2 का अंतर है, इधर भी 2 है, यानी कहने का मतलब है कि 2 यूनिट का वैल्यू 2 है, सीधा 1 गुना है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं देखिए स्टार्टिंग में ये रेशियो है, तो 1 गुना है तो सिंपल से यही संख्या हो जाएगा, 3 और 2,
ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते, 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षण का माध्य 50 है और अंतिम 11 प्रेक्षण का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर 21 प्रेक्षण का जो एवरेज है कितना है, 42 है, और पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य है 50 और अंतिम 11 प्रेक्षण का माध्य है 35। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है, पहले जो टोटल ओवरऑल एवरेज है उससे ये नंबर का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला 11 संख्या का एवरेज कितना है, 50 है, तो इससे जब तुलना करेंगे इसको तो क्या आ रहा है, ये 50 जो है 42 से अधिक है। कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो इसको +8 लिखेंगे। गुना करेंगे, इसमें कितना नंबर है, 11, तो 11 8 88 आया है, प्लस में आया है। उसी तरह से दूसरा से भी कंपेरिजन करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए 42 है, यहाँ 35 है, तो -7 है यहाँ पर, मतलब 7 कम है। टोटल नंबर 11 है, तो 11 से गुना करेंगे, तो 11 से 77 माइनस का आ रहा है। अब जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 11 आएगा। नहीं, इसका जो डेविएशन आया है 11 आया है। अब करना क्या है, जो 11वां नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ये ओवरऑल का एवरेज यानी कि 42। अब यहाँ जो +11 आया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ +11 करेंगे या -11 करेंगे, उसके लिए आपको समझना होगा। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर 21 है और ये जो तोड़ के दिया है 11 और 11, यहाँ पर टोटल नंबर कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। तो यहाँ पर 22 नंबर है, पहले 21 था, तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। जब यहाँ पर नंबर ज़्यादा रहे तो जो डेविएशन आएगा, प्लस में आएगा तो प्लस कर देंगे, माइनस में आएगा तो माइनस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा, 53। अब माइनस कब करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ ऊपर वाला नंबर 21 है, नीचे वाला नंबर 10 मान लीजिए 11 है, उसके बाद दूसरा दे देता 9। ठीक है, यानी पहला 11 नंबर और अंतिम 9 नंबर का औसत देता, तो यहाँ पर टोटल नंबर जोड़ के कितना हो रहा है, 11 9 20, जो कि टोटल नंबर जो पहले दिया हुआ था 21 से कम है। कम है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो डेविएशन आएगा वो अपोजिट लिखेंगे। प्लस का 11 है तो माइनस का 11 लिखेंगे, अगर प्लस का 10 आएगा तो माइनस का 10 लिखेंगे। ठीक है, और माइनस में 10 रहेगा तो प्लस का 10 करेंगे। इस तरह से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है और यह पहले चतुर्थांश में कोण है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0, इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू बराबर है। तो किस डिग्री के वैल्यू पे दोनों बराबर होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री पे दोनों वैल्यू बराबर होता है। ठीक है, जब दोनों बराबर हैं तो हम लोग यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, यानी साइन थीटा को कॉस थीटा में लिखिए। तो जब इसको कॉस करेंगे, 3 पहले से है तो टोटल दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इसको कॉस थीटा में बदले हैं इसलिए ये 4 हो गया, पहले 3 था, एक इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4। अब थीटा का मान 45 इसमें रखेंगे तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, इसका क्यूब करना है तो टोटल कितना होगा, 4 गुना 1/2√2। 2 से कटाएंगे 2 बार में, √2 से इसको कटाएंगे √2 बार में, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, √2, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, रेखा ABC एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श करती है। ठीक है, ये जो रेखा है ABC बिंदु बी पर वृत्त को स्पर्श कर रही है। यदि PQ समांतर AC, ये PQ और AC ये दोनों समांतर हैं, कोण QBC 70 डिग्री है, कोण QBC यानी ये कोण कितना है, 70 डिग्री है। तो पूछ रहा है कोण PBQ ये कोण पूछ रहा है। ठीक है, थीटा मान लेते हैं। अब देखिए ये वृत्त है, इसमें ये नियम होता है कि ये कोण जो है 70 डिग्री ये कोण के बराबर होगा, यानी ये जब 70 है तो ये भी 70 होगा, और इधर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। इस तरह से इसको समझ लीजिए, याद रख सकते हैं इसको। तो ये कोण आ गया 70 डिग्री। अब आगे देखिए, ये 70 है तो बताइए ये कोण कितना होगा, यानी कोण PQB ये कितना होगा। देखिए ये दोनों समांतर है, यानी कि PQ और AC दोनों समांतर है, और इस तरह से लाइन है। तो जब ये दोनों रेखा समांतर रहता है तो ये जो एकांतर कोण है इसका बराबर होता है। ठीक है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो यही डायग्राम यहाँ पर समझिए, ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। तो कुल मिला के ये दोनों कोण हो गया 70 70 140, और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में इन दोनों कोणों का योग यानी 140 माइनस करेंगे तो बचेगा 40। यही होगा ये तीसरा कोण जो कि छूटा हुआ थीटा। 40 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु को 1785 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने की उस वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए 1785 में बेचा है
15% का हानि हुआ तो वस्तु कितना में बिका होगा? 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कटाते हैं 17 से, 17 का 17, 17 पचे 85 और ये 5 बार में, 5 से इसको कटाएंगे 23 बार में। अब 105 गुना 23 करेंगे, कितना होगा? 23 गुना 100 करिए 2300 होगा, 23 गुना 5 करिए 115 होगा। तो 2300 प्लस 115, 2415 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ कोष्टक है, इसको करते हैं। 17 में 2 घटेगा 15 बचेगा, 15 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, ये 3 आ गया। और आगे देखिए यहाँ पर है भी कोष्टक है, ये कितना होगा? 2 1 3, आगे माइनस है तो माइनस 3 दूना 6, यानी ये कोष्टक हो गया -6। अब यहाँ जब ये कोष्टक हटाएंगे तो बाहर गुना है, इधर भी गुना है और इधर आगे भाग है। तो पहले भाग हो जाएगा, इसको कटा देते हैं 0 0, ये आ गया 180। गुना देंगे, इधर 3 है इधर 2 है, 3 दूना 6 से गुना कर दीजिए इसको। और यहाँ माइनस का 6 आया है तो माइनस का 6 करेंगे, 18 6 के 108, यानी कि 280 माइनस 6, 1074 इस सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 16 आदमी एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 16 मेन है और ये 24 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, और 24 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 24 महिलाएं को वोमेन लिखते हैं और ये 32 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो दोनों का टोटल कार्य बराबर कर देंगे और यहाँ से मैन और वोमेन का इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 24 24 कट जाएगा 16 से 2 बार में, तो मेन का ये हो जाएगा, वोमेन का 1 हो जाएगा। तो मेन बट्टा वोमेन क्या आ जाएगा? 2:1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? चाहे इन दोनों का वैल्यू इसमें रख दीजिए, चाहे इस तरफ रख दीजिए, दोनों में बराबर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, इसमें। और इसमें जो वैल्यू रखेंगे कटाने से पहले वाला, यानी स्टार्टिंग वाला वैल्यू में वैल्यू रखेंगे। तो 16m है तो 16 गुना m का एफिशिएंसी 2 आया तो 2 से गुना करेंगे, और इसको 24 दिन लग रहा है तो 24 से भी गुना करेंगे। तो ये कितना होगा? गुना करिए, 24 गुना 48 हो रहा है इधर, 16 गुना 48 कितना हो जाएगा? ये 16 8 128 का 8 बचा 12, 16 चौके 64, 12 73, यानी 768। ठीक है, इतना काम हो गया टोटल वर्क। अब आगे है कि 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया। तो 12 दिन में कितना काम होगा? ठीक है, 12 डेज में कितना काम होगा हम लोग निकाल रहे हैं। 12 गुना 16 महिला और पुरुष है, दोनों बराबर संख्या में है तो 16 लेंगे और दोनों का जोड़ के एफिशिएंसी से गुना करेंगे, यानी 2 + 1 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 16 × 48, 12 गुना 48 करेंगे तो कितना होगा? 12 8 96 बचा 9, 12 चौके 48 9 57, 576। जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, 2 दिन में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों को कार्य पर लगाना चाहिए? ठीक है, इतना काम टोटल है और इतना काम हो चुका है, तो माइनस करते हैं तो शेष काम निकलेगा। तो 2 आएगा, 16 में से 7 घटा 9। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा? 1, यानी 192 यूनिट काम अभी बचा हुआ है। इस काम को 2 दिन में ही पूरा करना है, यहाँ सवाल में कह रहा है। तो 2 दिन में जब पूरा करना तो 1 दिन में कितना काम करना होगा? टोटल काम 192 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन का काम निकल जाएगा। कितना आएगा? 2 नमा 18, 2 छा के 12, 96 यूनिट काम प्रतिदिन करना होगा। ठीक है, पर डे। लेकिन हमारे पास आदमी कितना बचा है? 16 आदमी ही बचा है, क्योंकि महिलाएं तो काम छोड़कर चली गई है। तो 16 पुरुष जो है, यानी 16 मैन कितना काम करेगा एक दिन में? 16 गुना मैन का एफिशिएंसी 2 है, यानी 32 यूनिट काम ही एक दिन में हो पाएगा। जबकि अभी चाहिए इस दर से काम 96 यूनिट पर डे। तो कितना का कमी है? 96 माइनस 32, यानी कि 64 यूनिट काम और करना पड़ेगा। तो 64 यूनिट काम करने के लिए कितने पुरुष चाहिए? एक पुरुष 2 यूनिट काम करता है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 32 पुरुष चाहिए इसको और। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है। पहले ये कोष्टक का कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 8 चौके 32 माइनस 4। ठीक है, तो 32 + 2 करिए 34 माइनस 4, 30 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 48,000 की राशि को 2 भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अनिल है, आदित्य, आदित्य का अनुपात में क्या है? 13 है, तो जो भी हिस्सा होगा वो 13 का गुणनफल होगा, यानी मल्टीपल होगा। तो देख लेते हैं, 24 ये 13 का नहीं है, 13 दूना 26 ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। देखिए टोटल राशि कितना? 48,000, जबकि यहाँ टोटल जोड़ के हो रहा है 24, तो इसी 24 यूनिट का वैल्यू होगा 48,000। ठीक, 48 के देते हैं, तो ये 2 गुना है, पूछ रहा है इसका, तो इसका भी 2 गुना करेंगे, यानी कि 13 गुना 2,
26 और के लगाना नहीं भूलेंगे, यानी के का मतलब 1000, तो 26,000 आएगा आंसर। आगे बढ़ते, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, और इसका आधार 12 है, तो ये समकोण है, और अन्य भुजाओं का माप का अंतर कितना है, 6 है। तो 6 अंतर है, तो मान लेते हैं जो लंब है इसका x है, तो कर्ण कितना होगा, x प्लस 6 होगा, क्योंकि कर्ण लंब और आधार से हमेशा बड़ी होती है। अब यहाँ पर पाइथागोरस लगाइए, यानी कि कर्ण का स्क्वायर x प्लस 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 144, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर 12x बराबर कितना होगा, 36 इस तरफ जाके माइनस होगा, तो 108 बचेगा। ठीक है, 108 को 12 से कटाएंगे 9 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया, 9। तो पूछ क्या रहा है, परिमाप, तो इसका 9 आया है, यानी कि x का वैल्यू 9 है, तो ये 9 होगा, और ये कितना होगा, 9 6 15। ठीक है, ये 15, ये 9, 15 9 24 और 12, 24 12 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा, तीनों भुजा का योग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते, इसको सरल करना। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाता है 4ab, यानी कि 4a का वैल्यू है 542, b का वैल्यू है 321। नीचे आ जाएगा ये जो पहले से दिया हुआ 542 गुना 321, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, 4। 4 इस सवाल का आंसर, देखते ही आंसर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते, करा इसमें इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन पावर जो होगा वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ 2 पर देखिए, पहले 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 4 है, तो कॉमन जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 पर पावर 2। इस ऑप्शन में है, दो ठो ऑप्शन में। ठीक है, ए में और यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आगे 3 पर देखिए, 3 पर पावर 4 है, यहाँ पर 3 पर पावर 6 है, तो कॉमन जो हाईएस्ट है वो क्या है, 4 है। तो 3 पर पावर 4 किस में है, पहला ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा में नहीं है, तो ये छट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास एक ही ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप आगे भी इसमें चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते, कह रहा 2015 से 19 तक गेहूं के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे कम रहा। ठीक है, 15 से 19 तक सबसे कम योगदान किसका है, यानी कि कम उत्पादन किसका हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ डी जो है इसमें सभी उत्पादन सिंगल डिजिट में ही है, तो इसका सबसे कम हो जाएगा, 814 8 22 9 31 और 7 38। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सबसे कम यही है, बाकी आप जोड़ के इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते, वर्ष 2015 में किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन के लगभग 1/3 के बराबर योगदान किया। तो 2015 ये ईयर है, तो हम लोग देखेंगे कुल जोड़ के यहाँ पर कितना हो रहा है, 11 8 19 19 2 21 10 31 6 37 8 45 10 55। ठीक है, 55 हो रहा है जोड़ के टोटल, इसका 1/3 करना है, यहाँ पर कह रहा है। तो 55 का जब 55 का 1/3 करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 8 18 बार में जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक इसका 18 है, उसके बाद दशमलव आएगा। तो देखेंगे कि किस राज्य में 18 के नज़दीक है, तो 18 के नज़दीक यही है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक। आगे बढ़ते, दिया गया पाई चार्ट एक कस्बे की जनसंख्या दर्शाता है, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या इतना है तो पशुओं की जनसंख्या कितनी है। तो पशु का कितना है, देखिए हम ये डिग्री में है, तो एनिमल यहाँ पर है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री निकालना है, जबकि वृत्त का चारों तरफ का कोण कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री हो जाएगा, और 72 यानी कि 7,20,000 का निकालना, तो इसको गुना करेंगे यहाँ पर, कटाइए, 3 से ये कट जाएगा, 12 बार में 12 से इसको कटाएंगे 6, यानी कि 60,000 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें किस राज्य में वर्ष 2015 से 17 तक उत्पादन में सतत और नियत वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, देखिए 2015 से 17 देखना है, 15 से 17 तक। ए राज्य देखेंगे तो ए में पहले बढ़ा है फिर घट गया, तो ये आंसर नहीं होगा। बी में बढ़ा है फिर से घट गया, ये भी आंसर नहीं होगा। सी में बढ़ा है यहाँ भी और यहाँ भी, यानी यहाँ पर सतत और नियत वृद्धि है, तो यही इसका आंसर होगा। बाकी भी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए डी जो है एक बार बढ़ा है फिर स्थिर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, और ई जो है घट गया है दोनों वर्ष में, तो सी यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।